माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत दीर्घ समय तक 1 घंटा 5 मिनट प्लीज नो कमेंट, प्लीज नो कमेंट, प्लीज। भाषण मैंने सुना। कल भी 1 घंटा सुना था जब वो लोकसभा में कर रहे थे, और अब उसमें नए पेज जुड़े क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कल दोहराई थी वही बातें आज हमको फिर वो याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारा समय भी हमारा समय न जायज हो कि उसको उनको जो कुछ वहां कहना था यहाँ कहे, तो हम जल्दी समझ में हमको आना आता है। सर, डिप्टी चेयरमैन जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये कहूंगा, एक बात वो भी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। तो ये घटना, ये जो घटी, ये सब लोग देखे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतने सब होने के बाद बहुत सी चीजें उन्होंने, यानी जो संबंधित नहीं है, उन विषयों को उठाकर फिर राज्यसभा के अंदर से देश के बाहर के लोगों को उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे झूठे वायदों पे, झूठे बातों से या असत्य बातों से कभी इसको सीरियस नहीं लेंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं पूरे देश और इस सदन के साथ इस बर्बर हमले और पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को लगातार सपोर्ट करने की निंदा हम भी करते हैं। हमने तो पाकिस्तान की निंदा पहले ही किए थे, करते भी रहे, आज भी करेंगे, कल भी अगर ऐसा ही चला तो करते रहेंगे। लेकिन हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। तो बिना बुलाए आपको जाने की आदत है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा, आप नहीं गए थे, आपके दोस्त बोलूं क्या, गुरु बोलूं क्या बोलूं, विश्व गुरु, वो गए थे। अरे आप खुद ही गलती करते हो, आप खुद ही ऐसी चीजें करते हो और दूसरों को पाठ पढ़ाते हो। ऐसा नहीं होना। आप अगर सीरियस हो तो किसी को, दूसरों को टीका करना, तुमने क्या किया, वो क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, मेरे पार्टी का भी लंबा इतिहास है, और देश को बनाने में भी हमने जो योगदान दिया है, अब तक एक भी आपका ऐसा कोई कारखाना नहीं, जो पब्लिक सेक्टर नहीं, जो हथियार बनाने का और चीजें बनाने का एक भी नहीं। आपने सिर्फ झूठ की कारखाने बनाए
लेकिन पब्लिक सेक्टर आपने नहीं। और वही पब्लिक सेक्टर की कहानी आप यहां बताए, HAL, PL जो हमने बनाया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप इतने बार बोलते हैं। तो मेरे को बहुत से कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, न्यूट्रल भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, यानी वो लोग नेहरू जी को गालियां देते वक्त अब ये लोग जब कहते हैं कुछ तो तालियां बजाते। अरे एक जमाने में आप जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो 14 नवंबर को ये लोग ये कहते थे चाचा नेहरू आए, चाचा नेहरू आए, यही लोग बोलते थे। अब यही लोग टीका कर रहे हैं और यही टीका कर रहे हैं, अरे मुझे सब मानो आप कहां थे। तो ये लोग सर, तो ऐसा किसी का अपमान करने से आप कोई साधते नहीं, कोई आप अचीव नहीं करते। सच बताइए, सच सुनिए, तभी आपको कुछ इसमें से निकलेगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह साहब तो गए, नड्डा साहब को छोड़ के गए। हाँ, वही छोड़ के गए बोलिए, नहीं लेके गए साहब। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर गए थे, तो कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश विरोधी टेरर इकोसिस्टम को ट्रिपल कर दिया गया है। ये किसने कहा? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने कहा। अगर ट्रिपल हो गया था तो पहलगांव में कहां से लोग आए, कहां से आए और कैसे आए? अरे इतने सब बातें आप बोलते रहते जो सत्य से दूर है, तो आप सोचिए पहले क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल्ड दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोगों को जाने देते हैं, और होम मिनिस्टर यहां पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कहूं? तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के जान अगर चले भी गई, चल सकता है। क्या ये देशभक्ति है आपकी? सर, नो, आई एम नॉट इन। माननीय लीडर ऑफ हाउस, माननीय लीडर ऑफ हाउस, यस सर, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं एंड नहीं, आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले भी ऐसा शोका हुआ, अभी भी वेरी सीरियस चार्ज नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं ऑथेंटिकेट, that has to be authenticated, otherwise this should be expunged. अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। मुझे सर, only ये factual हमला things will go on the record. Only factual things will go on the record. Please take your seat. Please take your seat. Please. काम नहीं चलेगा। Yes, please. ये लोगों को बात नहीं मौका देते। Yes, sir. Please. दे रहे हैं, माइक दे रहे हैं। It will be examined. Please. सच्चाई सामने Please. आके ला रहे हैं। मानिए। ये हमला 22 अप्रैल Please. 2025 को हुआ। Let him speak. पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा, और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग
इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया, देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। तो ये सर, मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना, कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और डिप्टी चेयरमैन जी, 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जब नेहरू जी ने चंद विपक्षी सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया था, तब ये मांग उठी थी कि सीक्रेट सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जनता से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। और ये है हमारा लोकतंत्र। तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहां थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में हो या उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम। सर, कुछ 24 अप्रैल को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उसमें विपक्ष के सभी लोग शामिल थे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। वो सऊदी अरेबिया से चुनावी रैली करने के लिए सीधा बिहार चले गए। क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही गंभीरता है? मैं पूछता हूं। और आपने कुछ पढ़ा किस काम के लिए? और मैं सुना, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सदन के बाहर गए हैं, उन्होंने बोला एक काम के लिए गए थे, इतना उनको पैसा देना था, मदद करना था। अरे भाई, वो तो कल भी कर सकते थे। हमारी मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनके बगैर तो आप नहीं करते। जब आपने देश की रक्षा महत्व है, क्या आपकी वहां जाकर पार्टी का प्रचार करना महत्व है? ये मुझे बोलिए। सर, मैं इंटेलिजेंस फेल्योर की बात, डिप्टी चेयरमैन जी, अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा, और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना?
हाँ वही जिम्मेदार है। सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था। तो जिम्मेदार हो, उनको जिम्मेदारी फिक्स करो उनके ऊपर। ये तो डिफेंस मैटर नहीं है, नड्डा साहब, ये हेल्थ नहीं है, ये उनका जो जाने का था, ये फेल्यूअर होकर अब बढ़ चढ़ के ज्यादा मैं देखा वहां भाषण भी सर, तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे, मैं जैसा आपको देख रहा हूं तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहां आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगांव में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया, आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। हाँ सर, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर आपका ध्यान इधर नहीं, सर मैं वो जो बीच में टिप्पणी कर रहे हैं उनको बोला, टिप्पणी करने दो, मैं आपके लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरे लिए तो मेरा बात ही नहीं सुने। मैं सुने, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक was undoubtedly security failure। ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है। उन्होंने कहा पहलगाम was a security lapse। What happened in Pahalgam was very unfortunate। Innocent people were brutally killed। I take full responsibility for the incident, which was undoubtedly a security lapse। ये security lapse है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द एलजी। और ये उनको छिपाने के लिए, उनकी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं नंबर 1 और 2 को, जरा नंबर 3 को जरा थोड़ा जोश है, लेकिन 1 और 2 में तो डर जाते हैं सभी लोग। इसीलिए पाप बेचारा उन्होंने लिया ये जिम्मेदारी, उन्होंने लिया जिम्मेदारी। तो हम मेरी गलती है बोले उन्होंने। तो ये और एक बार पढ़ता हूं, पहलगाम was a security lapse। What happened in Pahalgam was a very unfortunate। Innocent peoples were brutally killed। I take all responsibility for the incident, which was undoubtedly a security failure। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब का स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, अमित शाह साहब लेना चाहिए। आप जरा उनको बताइए कम से कम। और हमको ये कहते हैं कि कांग्रेस ने वो किया। अरे छोड़ो भाई, कितने दिन कांग्रेस उसके नाम पे कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं, उसी गोली पे जिंदा रहना चाहते हैं। आपका कुछ बताओ ना, काम किए सो। अरे हम तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने आजादी दिलाई, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। तुम तो अरे आप तो सुनो, आप तो
पहाड़ खोद के चूहे निकालने वाले। Please take your seats. Please. सर Please. ये लोग पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ते लड़ते देश को बचाए और जान भी दिए हमारे लोग। ये है हमारी पार्टी और हम। सर, मैं दूसरी बात, अगर एलजी ने माना कि ये सिक्योरिटी फेल्योर था तो अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? क्या उन्होंने ये बयान गृह मंत्री जी को बचाने के लिए किया या गृह मंत्री जी ने उसको ये बात कहने के लिए कहा? ये आप ही बता सकते हैं, हम नहीं। 100 दिनों से आतंकवादी न्याय के कटघरे से फरार थे। यदि आतंकवादी पुंछ, गगनगिर और गुलमर्ग के हमले में भी शामिल थे। अभी बताया गया कि तीनों आतंकवादी मारे गए, 3 अब बाकी के जितने भी हैं उसका हिसाब आप ही दे सकते हैं। हमारे को जो मीडिया से मिलता है या लोगों से मिलता है वही हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर 3 मारे गए तो बाकी के किधर गए, कहाँ हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ छुपे हैं, उसको ढूंढ निकालो ना। ढूंढ निकाल के ऐसा बताओ कि हम ढूंढ निकाले, ये 3 को तो हमने खत्म कर दिया और बाकी के 6-7 लोग जो भी हैं उनको भी ढूंढ निकाल के हम उसका पीछा करेंगे। तो ये मास्टरमाइंड के बारे में कल कहा था, आज इसके बारे में कहा। सर, मैं और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों, आर्मड फोर्सेस पर गर्व करती है और उनके शौर्य और बहादुरी को सलाम करती है। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, देश भर पूरे अपोजिशन ने सब मिलकर, इंडिया गठबंधन से लेकर जितने भी इंडिपेंडेंट, सभी ने सेना के समर्थन में, सेना के सम्मान में जय हिंद का यात्रा हमने निकाला, क्योंकि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए। मैं और एक बात कहूंगा, हमने 7 मई की CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमने कहा ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि देश की एकजुटता, दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प दिखाने का समय है। भारत एकजुट है और किसी भी परिस्थिति में उसकी एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको सपोर्ट किया, हमने ये कहा, आपका साथ दिए। देश के हित में हमने हर कदम पर सरकार को सपोर्ट किया। हम लोग देश की एकता और एकजुटता के लिए सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन मोदी जी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ चुनावी भाषण करते फिरते हैं, जब हम लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग से जम्मू के पुंछ और राजौरी में 27 भारतीय नागरिक, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए और 70 घायल हो गए उस वक्त। और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने देर की और उन्हें बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। तो 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। उसके बाद क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद में बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा, पहलगाम हमले में जो शहीद हुई
उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। इसीलिए वो हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। ये है आपकी महिला के प्रति आपकी सोच और संवेदनशीलता। अरे एक महिला अगर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है अपने पति के जो उसमें मरने के बाद, उनको ये कहते हैं। अरे एक लीडर, एक बीजेपी का नेता, ऐसे लोगों को कान पकड़ के बाहर निकालो। क्यों रखते हो? उससे बुरा नाम आपको भी आता है, देश को आता है, और लोग भी यही कहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट में ऐसा होता है, कहते हैं तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। पार्लियामेंट के बाहर ऐसा होने के बाद भी नहीं लेते हैं, और हमको कहते हैं पार्लियामेंट में ऐसा चीज क्यों नहीं उठाते, आप देश को क्यों नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि महिला के ऊपर इस तरीके से रिमार्क करना, बोलना बहुत गलत है। इसके लिए उनको आप पार्टी के ओर से सजा देना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सेना की स्पोर्ट्स वुमेन का अपमान करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। बोलो साहब, क्योंकि आप बहुत बात कर रहे, पैसे की बात कर रहे शायद बजट तो, लेकिन मेरा भी एक थोड़ा सुने तो अच्छा होगा। नहीं, दो कान तो नहीं हो सकते, एक ही तरफ से हो सकते। तो दो ही, एक तो मेरे लिए, एक उनके लिए। सर, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटपिटे लोगों को हमने उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है, कंत्री है, मुझे मालूम है, उसका तो यहाँ पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैंने उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। तो ये चीजें आपके पीछे होते हैं। तो जब तक आप अपने लोगों को काबू में नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते, वैसा रिएक्शन दूसरे की तरफ भी आता है। और दूसरे के तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन कोई आया तो आप क्या कहते हैं? देशद्रोही, देशभक्ति नहीं इनमें। सिर्फ देशभक्ति का गुत्ता तुमने ही लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने, बाकी के पास किसी के पास खून नहीं। खैर, मेरे खून बहता है, लेकिन अंदर सिंदूर डाले तो खराब हो जाता, नहीं मुश्किल होता ना। तो सिंदूर तो सौभाग्य बचाने माँ इसे करते हैं। तो ये जहां जो कुछ बोलना आता है उसको जोड़ के बोलते जाते हैं। सर, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी की। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मंत्री के कड़े शब्दों में निंदा की और कंडम किया। क्या लड्डा साहब, आप इसको बाहर निकालेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर कंडम किया है उस, हाँ अब हाँ बोल रहे, इसलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को ला। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे। आपके ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे। तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का विदेश मंत्री प्लीज प्लीज
प्लीज सुनने की क्षमता नहीं है। प्लीज मानिए सर, प्लीज। हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया, ये यहां पर आपने नहीं बताया। देशभक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इतना बड़े बड़े बातें वो करते हैं। मंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं सर? प्लीज आप बैठ जाए, आप बैठ के शांति हो जाएगी। जयराम जी आप बैठे, अरे आप बताइए, आप बैठे और शांति हमको सुनना है। पहले रो में बैठ के बात कर रहे हैं। प्लीज सर, आप सदन डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू टेल समथिंग। सर आप सवाल उठाने वाले कर रहे हैं सर, आम और नागरिकों पीछे को से माननीय जयराम रमेश जी, मोदी जी तीन का मंत्रीगण बात कर कोई रहे हैं। जोड़ हर नहीं एक है, इनके विषय पर का सवाल ऊपर ही हमसे इधर पूछे, बात हो रही है और उनको सुन आप भी सवाल रहे। उठाने इतना वाले गुस्सा से आम और नागरिकों जवाब को भी देंगे गिरफ्तार हमारे करते समय हैं। सब जब आएगा। पीछे से लेकिन इतना गुस्से का आवश्यकता इनके नहीं है। अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं, लेकिन जब इनके अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं कि पहलगांव में हमले और ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी द्वारा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई और वही कर रहे हैं अभी भी। हर स्टेटमेंट में, हर बयान में, हर वक्त यही बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अब मैं समझता हूं इससे उनका काम बनने वाला नहीं है। देश के लिए हमको लड़ना पड़ता है, सब मिलकर काम करना पड़ता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी को दोष देके वो खुद अपने आप को बचाने ला चाहते हैं। सर, डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं सीज फायर पर आता हूं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया। हम फ्रंट फुट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। अब अरे मैं था क्या, उनके पास है सब फाइल, वो सब करते हैं, तो आपको क्यों चिंता है भाई? तो आपका कहना है, हम जब सरकार के ओर से कोई बयान आता है तो उसमें सही चीजें होंगे यही समझते हैं, लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था। सर, इस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उन्होंने दावा किया और उन्होंने दावा किया कि आई स्टॉप्ड, सर इन्वर्टेड कामा में, आई स्टॉप्ड ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ट्रंप ने कहा, हम सभी ने सुना, वो भी सुनने के बाद भी ये सब ऐसा हो रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। अब मेरे भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। सर, राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये भी कहा
कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। ये जो ट्रेड का उन्होंने धमकी दी और धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवाया। और अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए की? कौन है वो महाशय? देश बेचकर पैसा कमाना चाहता है? कौन व्यक्ति है वो? और उसके सपोर्ट में कौन लोग ठहरे हैं? क्या प्रधानमंत्री ठहरे? नहीं, ऐसा तो नहीं। वो बड़े देशभक्त थे। और कौन ठहरे? शाह साहब ठहरे? नहीं, वो तो कभी ठहरेंगे नहीं, ऐसी गलत बातें नहीं करेंगे। फिर किसने किया? अदानी के पीछे कौन है? प्लीज बैठकर कमेंट नहीं। मिस्टर शक्ति सिंह गोहिल, राष्ट्रपति, it's completely wrong. It will not go on the record, and you are not allowed to speak like this. Please, I warn you, Mr. Shakti Singh Gohiल. No, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि बोले। प्लीज, दिस will not go on the record. प्लीज, माननीय प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं। प्लीज, बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए हुई? कहीं आपके मित्रों के फायदे के लिए तो नहीं। मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। कौन कितने गालियां दिया, किसने दिया, इसका हिसाब रखते हैं। लेकिन भारत के सम्मान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की बात मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? क्यों चुप्पी साधे हैं? सर, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए। कौन से हैं? अगर हम तो आपका उनका ये नहीं बोल रहे। जब ट्रंप बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो। इस बार फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। हाँ? तो सर, तो वो कहने दो। मैंने 5 जेट्स गिराए गए। कौन, कहा? हम ये नहीं पूछते इनके ये कौन से थे, क्या है, ये आप ही को मालूम, आप इसको बता सकते हैं। मोदी जी से देश जानना चाहता है, वो साफ साफ कहे कि हमारा एक भी जेट नहीं गिरा। क्योंकि नहीं, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा, जो उनका दोस्त है, रोज कभी मिले तो गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सब बातें करते हैं। तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं, वो करना चाहिए और देश को बताना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह साहब वो झंझट में नहीं पड़ते और ज्यादा इसमें भी नहीं जाते, सच है बताते हैं। कम से कम ये सच्चाई तो हमको बताओ। सर, डिप्टी चेयरमैन जी प्रधानमंत्री जी से माननीय रक्षा मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। चूंकि आपने नाम लिया है, ही हैज राइट टू स्पीक। आपका नाम लिया है इसलिए आपको अधिकार है बोलने का। आपका नाम लिया इन्होंने इसलिए आप बोल सकते हैं। प्लीज आप बोले। आपने नाम लिया इसलिए उनको बोलने का हस्तक्षेप का अधिकार है। प्लीज, आपने नाम लिया। माननीय रक्षा मंत्री। सभापति महोदय, कल हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में ये पूरी तरह से स्पष्ट आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यील्डिंग। आपने उनका नाम लिया, उनको बोलने का अधिकार है। प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, अथवा बाद में जवाब दो। घटना हुई थी, तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया। मैं समझता हूं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है
अरे तो पाकिस्तान के सर, DGM मैं यील्ड नहीं हुआ। वहाँ की पॉलिटिकल आपने नाम लिया उनका। वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के DGMO ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं वो बात अब बाद में सफाई दो ना। अरे अरे समाप्त करिए, साहब, तब जाकर यह समाप्त राजनाथ नहीं सिंह हुआ है, जी, यह स्थगित हुआ है। अभी यह नड्डा पास साहब है। बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब यह डिफेंड कामा करते है, हैं। यह आप पुलिस जरा स्टाफ नहीं है। खामोशी से सुनिए, प्लीज खामोशी हाँ, से सुनिए। मानिए अभी लोग नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए, और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे। छोड़ो उनके लिए कुछ, हम प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है, मेरे पास उतनी ताकत है और हम हिम्मत से काम करते हैं। कोई थर्ड पार्टी को हम कभी एंटरटेन नहीं करते। हमारी पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, यह हमारी पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ क्यों गए आप? तो दोनों मिलके बात करके सुलझाने वाले, आपके दोनों ऑफिसर्स मिलके अगर सुलझाने वाले हैं, थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं है। हमारी तो पहले से पॉलिसी है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई समझौता नहीं करना, हम खुद अपने आप को समझौता करना चाहिए। ये भी पॉलिसी के खिलाफ चलेगा। और सर, मैं अब सीधे सीधे दो चार इसके प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देंगे मुझे। क्योंकि हमारा सवाल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट लाए वो डिफेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट लाए, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी को क्या हुआ, इतना चर्चा हो रहा, यहां नहीं वहां नहीं, फिर कहां है, आकाश में बैठे क्या? सर, पहला, किन शर्तों पर, आप सुनिए, किन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पर होने के बावजूद अपने इसे क्यों स्वीकार किया? सर, नंबर 2, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें इंटरफियर किया? अगर हां, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर आपने किया? तीसरा, क्या यूएस प्रेसिडेंट ने ये सीज फायर कराया जैसा वो बार बार दावा कर रहे हैं? और अगर हां, तो क्या ये भारत की नो थर्ड पार्टी मेडिटेशन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? तो ये भी जवाब होना चाहिए। सर, चौथा, क्या हमें ट्रेड थ्रेट्स या अन्य इकोनॉमिक ब्लैकमेल के कारण ये सीज फायर होना या इसको मानना पड़ेगा? ये सब 4 सवाल मैं आपके सामने रखा हूं। खैर, अंत में इसको प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे। उनसे उनका तो थोड़ा मुंह खुलवाए, क्योंकि बाहर बहुत हिम्मत करे, आए आकर बोले। सर, अब फॉरेन मिनिस्टर तो चले गए, लेकिन मैं डिफेंस मिनिस्टर को सुनवाना पड़ता। सर, पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ, उससे मोदी जी की 11 साल की फोटो खिंचाने, हाथ मिलाना, जबरदस्ती गले लगने वाला, यही फॉरेन पॉलिसी हो गया है। सच सामने आ गया, सिर्फ इवेंट बाजी से विदेश नीति नहीं चलती कि देश के लिए एक स्पेसिफिक विदेश नीति बनाना होगा और वो विदेश नीति के ऊपर हम सबको चलना होगा। अगर ये सब छोड़ के इसके साथ फोटो लिए, अगर वो दूर भी है तो ऊपर गिर के फोटो लेना, ये सब जरा अच्छा नहीं दिखता। और जिसको आप विश्वगुरु मानते हैं, जिसकी तारीफ इतनी हो रही, इंदिरा गांधी के साथ कभी कंपेयर करते हैं, नेहरू जी से करते हैं, अब फिर कल ट्रंप और उनकी तो दोस्ती है। खैर, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने यहाँ तक अपनी बातें कर रहे हैं और वो भी खुश है। और जो उसी लिए तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे
चले गए पाप बेचारे। विषय पर लौटे प्लीज। सर फॉरेन पॉलिसी सच सामने आ गई। इवेंट बाजी बंद करो और विदेश नीति पक्का करो और उसी से तहत चलने की कोशिश करो। सर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट के बावजूद भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी दोस्ती गहरी होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक भी देश, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट पर किसी भी देश ने कुछ नहीं कहा। तो ये दर्शाता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, ये इससे दर्शाता है। सर इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाया। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ने पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन में फेनोमिनल पार्टनर यानी पक्का साथी, तो पाकिस्तान हमारा पक्का साथी है, ये व्हाइट हाउस ने वहां के सेंट्रल कमांड ने कहा। तो आप ही बोलिए, एक तरफ वो लोग कंडेम भी कर रहे हैं और कोई आपका दोस्त बनने को तैयार नहीं है, तो दूसरे तरफ आप हर एक गले मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं, कोई पीछे ठहर रहा है तो आगे ले रहे हैं। तो ये सब काम ये कर रहे हैं, क्यों? कहीं के लिए? अरे आपकी इज्जत ऐसा रहना चाहिए, कहीं आप कोने में भी ठहरे तो आकर आपको बुला लेके सेंटर में ठहरा, उसको कहते हैं उसका व्यक्तित्व। लेकिन उनको क्या मालूम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये, और दूसरी बात साहब, सीज फायर के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए बड़े आर्थिक सहायता का पैकेज घोषणा की। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड में भारत ने एक पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड के भारत ने इन पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एक पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिलाने में वो लेने में सक्षम हो गए, वही पैसा टेररिस्ट को जाता, आपने कहा। सभापति महोदय, मैंने पहले भी किया है और बाद में भी सर, और इसीलिए लोकसभा में बोलते मैंने किया है सर, और राज्यसभा मैं में आपको बोलते और भी मैं और आपको और भी बताना चाहता हूं कि डिप्टी चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री चुप क्यों है और क्यों इसका विरोध नहीं करे? हमको भी कारण बताइए, क्योंकि हम तो आपको कहे हैं, आपके साथ हैं, देश के रक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए हम तो सभी साथ खड़े हुए हैं, सारे अपोजिशन के पार्टी के लोग और रूलिंग के लोग भी, सब चंद लोग सभी साथ में हैं। तो मेरा एक जो कहना है, ये कहना है कि इतने लोग तुमको दोस्ती तुमने बनाई, लेकिन एक दोस्त भी तुम्हारा साथ नहीं दिया और उल्टा तुम्हारे विरोध में रहने वाले लोगों को उन्होंने पैसे से मदद करवाया और सारी चीजों की मदद उन्होंने की। जिन्होंने अवार्ड भी दिया वो भी नहीं खड़े। सर, डिप्टी चेयरमैन ने, जब प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे तब 3 शीर्ष डिफेंस ऑफिशियल्स ने महत्वपूर्ण खुलासे किए। कौन से खुलासे? पहला खुलासा है 30 मई 2025 को सीडीएस जनरल अनिल चौहान
सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। ये मेरा नहीं साहब, ये उन्हीं की बात है। उन्होंने ये कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट रेक्टिफाइंग प्लान टू हिट पाक डीप, और उन्होंने खुद इसको माना है। और मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके लोग बाहर बोलते हैं तो हमसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाई CDS एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट, इसको तो बोलते हैं उन्होंने, लेकिन आप नहीं बोलते। ठीक है, ये आप ही का आदमी है, आपका ऑफिसर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं इसके बारे में आपकी क्या राय। सर, 30 मई 2000 को CDS जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। और दूसरा, 30 जून 2025 को इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची ने कहा कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स ने मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को हैम्पर किया। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन नहीं ले रही है, इसके लिए हमारे को ये दिक्कतें आई है, उन्होंने कहा। यानी ये सरकार की गलती है, सरकार समय पर उनको मदद नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए ये हुआ। ये कौन कहते हैं? लॉस्ट जट्स एज ऑर्डर्स वेयर टू नॉट स्ट्राइक पाक फोर्सेस। We did lose some aircraft, and that happened because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their Pakistan air defenses. अरे हार्डन आप एक तरफ देते हो और दूसरे तरफ आप कहते हो कि लड़ाई हमारे लोग लड़ेंगे 100 कितना फीट 100 माइल तो नहीं बोले, 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमने ये किया। अब बोल रहे हैं कि आपके डिफेंस ऑफिसर्स कि हमको निर्णय ही नहीं लेने देते, और निर्णय नहीं लेने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये उन्होंने बताया, हमारा नहीं है कहना, तो उनका है। सर, दूसरा 4 जुलाई 2025 को उपसेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से ही लड़ रहा था। पाकिस्तान से नहीं, चीन से ही लड़ रहा था। ये बातें उन्होंने कहा। चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डेवलपमेंट। खेलो, झूले में खेलो उनके साथ, हाँ, अहमदाबाद में झूले में खेलो। ये आज आपकी का एक ऑफिसर ये कहता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। और सर, ये जुलाई 25 को ये हो गया। फिर उसके बाद ये वही चीन है जिसे मोदी जी ने गलवान क्लैश के बाद क्लीन चिट दी थी, और 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था, ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। हमने कहा साहब आप सत्य बोलो, आप दिल खोल के बोलो, मैं बैठ जाता। ये बोले या नहीं बोले ये बोलो। आप तो झूठ नहीं बोलते, मैं समझा था, लेकिन मैं पहले बोलता था मोदी जी को झूठ, जबकि 15 लाख 2 करोड़ MSP वो ये झूठा संसदीय शब्द है, तो झूठा संसदीय शब्द, झूठा संसदीय शब्द है, झूठा संसदीय शब्द है। अरे असत्य साहब। और पार्टी ने जो समय दिया था उससे अधिक समय आप पार्टी का ले रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपकी पार्टी का समय जा रहा है, आपकी पार्टी का। ठीक है, ठीक है, मेरी गलती हो गई, मेरे को इंटरफेयर भी कर रहे ना सर, वो भी टाइम थोड़ा काटो। सो ये वही क्लीन चिट दी थी, और 19 जून
2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था, ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना और चाहूंगा कि हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स में के स्टेटमेंट्स पर उनका क्या कहना है और आपका क्या कहना है। रक्षा मंत्री जी का कहना क्या है, प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि ये सब जो मैंने आपको इतने सभी कागज दिखाए ये तो ऑथेंटिक है, फिर ऑथेंटिसिटी करो मत बोलो, ये ले लो, नहीं तो आप देख लो, ढूंढ लो, तो ये आपकी है सर। और एक सभापति जी, उपसभापति जी, हकीकत यह है कि हम सांसदों को अंधेरे में रखा गया। हमें सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी और आज भी हमको माध्यम के जरिए ही मालूमात मिल रहे हैं। तो सर, असल में किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी को पहले संसद के सामने रखना चाहिए और खासकर ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में आप अगर हमको अवगत कराएंगे तो क्लैश नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। देश के इतने चंद बातें जो नहीं कहना है, आप कहने के बाद हमको भी कहना पड़ता है। तो देश बड़ा है, इसको अगर लेकर आप सबसे राय लेके, मशवरा लेके अगर बढ़े तो देश को अच्छा होगा। सब मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा साहब, सेंसिटिव मैटर्स की चर्चा के लिए हम स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो उस वक्त आप सभी ने कहा कि हम इस बात को, हाँ, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आपने ये बात को आप कह रहे थे। अरे तुम कौन होते मुझे बिठाने वाले? अरे मेरे को कोई नहीं बिठा सकता, सिर्फ मेरे लीडर बिठा सकते हैं, मेरे लोग जो चुन के लाते हैं वो बिठा सकते हैं। सर, सिर्फ अभी 5 मिनट लूंगा आपका। आपकी पार्टी का समय जा रहा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। डिप्टी चेयरमैन, हम मांग करते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इन गंभीर खामियों और गलतियों पर समयबद्ध तरीके से जवाबदेही तय की जाए। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद उस समय की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने की थी और उनका ये जो फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉर्डिंग द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करो, कहां गलती हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बाहर आएगा। हर चीज को आप छुपाते रहेंगे तो और मामला बढ़ जाएगा। ये तो उन्हीं के पिताजी ने वाजपेयी के समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, तो कम से कम वो कीजिए, उसको ढूंढ निकालिए क्या गलतियां हो गए। तो ये भी आप करने को तैयार नहीं है। सर, दूसरा मैं आपसे विनती करूंगा कि इस कमेटी ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। हम डिमांड करते हैं कि इस मामले में भी ऐसी ही समीक्षा हो। हम डिमांड करते हैं, आप रखिए, किसकी गलती हो गई, किसकी चीख, ये देश के इंटरेस्ट में है। हमको ये नहीं चाहते कि आपको ह्यूमिलेट करना या आपका इंसल्ट करना, आपको कुछ कहना, नहीं, वो हम नहीं सीखे। हम मदद करने का सीखे हैं, लेकिन किसी को दोष देने का नहीं सीखे। देश बड़ा है, इसीलिए हमको मिलकर काम करना है। मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि अपनी सारी गलतियों और विफलताओं के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना बंद करो
और उनके शिष्यों से भी ये कहना चाहता हूं, अरे भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमको दोष देने में कुछ आपको मिलेगा नहीं, प्रत्युत्तर मिलेगा, आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये लीडरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, ना किसी को दोष देना। आप लीडर्स हैं, आप जिम्मेदारी लो, प्रधानमंत्री जी बोलो अब, लेकिन मुझे समझता है आज नहीं कल वो यहाँ इंटरवेन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, इंटरवेन करेंगे, क्योंकि वो दूसरों को जवाब देना नहीं चाहते। वो छोड़ दिए अपने दोस्तों को, मिनिस्टरों को, तुम जाओ कुछ भी कहो और जो आपको कहना है तो मैं आकर फिर बाद में। ये कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं है, कभी ना कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, घर में आके बैठते नहीं सदन में, और अगर आए तो भी वो, मैं उस हाउस में बोला था एक बार, वो जब आ रहे थे तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि आ गए, उनका दर्शन लो, उनके बोले, तो मैं बोला दर्शन लेने को क्या वो भगवान है? तब पूरा हाउस हंस पड़ा। हाँ, तो ये उन्होंने ये हाउस में ऐसा हुआ, फिर भी वो इनको सबको मालूम है, अपने राजनाथ सिंह साहब को, सबको। तो मेरा कहना यही है कि एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो, लेकिन लोगों को गालियां देने के लिए मत छोड़ो। जैसा हमारे देहातों में बोलते हैं सब, माफ करना, क्योंकि मैं देहाती भी हूँ, सेमी अर्बन हूँ और सिटी का भी आदमी हूँ, मेट्रोपॉलिटन का। तो कभी लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम, तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं, सरकारी जमीन पे। कोई भी चार्ज कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चरने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं आपसे ये विनती करूंगा, सर अप्रैल को मैंने खुद सबसे पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हर कदम पर सरकार के साथ है। ये हमने कहा, पहला आदमी मैं बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में हमने कहा, क्योंकि हमको देश चाहिए। हम और आप मिलकर अगर बनाएंगे देश को, बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी, हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था, लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने ये
ये माननीय खड़गे, आप अपनी बात खत्म करें। 16 नहीं, आप देखिए, आप नियमता कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते। फॉलो द नियम। और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि वो प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग्स। नो प्लीज, किसी तरह का पेपर पोस्टर दिखाना मना है। प्लीज सर, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नो, देखिए नो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी से नहीं देते हैं, नहीं दिखाएगा। तो ये लानत है आप लोगों के ऊपर। ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में, यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार है, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया, और गद्दारी से आजादी की लड़ाई में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग बैठकर आप मजाक कर रहे हो और हमकी धज्जियां उड़ाने की बात करते हो। तो सर, मैं ये कहूंगा कि आप विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, ये आपकी असलियत, ये आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र, ये सरकार का चैनल दूरदर्शन का 8 मई का प्रोग्राम है। तो इसीलिए जब सरकार का प्रोग्राम ही ऐसा होता है, कितना विष आप में भरा है, कितना पॉइजन आपके इसमें भरा दिल। ये दूरदर्शन 8 मई को, अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे साहब, आपकी गति मेरे जैसे ही होगी। आप अपनी बात कहें, अब जो कहना है हमारी गति के लिए ध्यान दें प्लीज। सर, बस इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं।